हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 28 जो कि क्लास 10th के लिए है। और आज का जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है, इस वर्कशीट का टॉपिक रहने वाला है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन ट्रेड एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। मीनिंग क्या है कि भाई वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्या लिखा है सबसे पहले? बाय द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वॉज मेनली कन्फाइंड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज। कि भाई 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही होता था। तो मतलब जो उत्पादन होता था किसी भी चीज़ का, तो वो एक कंट्री के अंदर ही होता था। ठीक है, दूसरी कंट्री के अंदर नहीं होता था। मतलब हमारी जो कंट्री का उत्पादन दूसरी कंट्री में नहीं होता था। ठीक है बच्चों, तो हमारी जैसे कंट्री इंडिया है, तो इंडिया का जो प्रोडक्शन होगा वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही होगा, बाकी दूसरी कंट्री में नहीं होगा। तो ऐसे चल रहा था पहले। ठीक है, अब देखते हैं अब कैसा चल रहा है। आगे देखते हैं पहले क्या लिखा है कि भाई बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, कंपनीज कंट्रोलिंग और ऑनिंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखने वाली कंपनियां के रूप पर आने के पूर्व भारत जैसे सॉरी बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल। Hello students, my name is Deepak Kumar. Today I am here to solve the worksheet number 28. This worksheet is for class 10th students, and today the subject of the worksheet is social science economics, and the topic of the worksheet is globalization and the Indian economy, foreign trade and multinational companies. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपनी वर्कशीट को। देखते हैं वर्कशीट में हमसे क्या पूछा गया है, क्या दिया गया है। चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। By the middle of 20th century, production was mainly confined within the borders of the countries। कि इसमें लिखा है कि भाई 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही होता था। नेक्स्ट, बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, कंपनीज कंट्रोलिंग और owning production in more than one country, raw materials and food items were exported from countries like India and ready-made goods were imported। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और उसके स्वामित्व रखने वाली कंपनियां होती थी, जो भारत जैसे देशों से कच्चा माल एवं अन्य पदार्थ निर्यात होते थे और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू reduce production cost and earn profit, multinational companies set up offices and factories for production in countries where they can get cheaper labor and other resources। तो भाई उत्पादन की लागत कम करने एवं अधिक लाभ कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपने कार्यालय और उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है, जहां उन्हें सस्ता श्रम व अन्य साधन मिल जाते थे। तो मल्टीनेशनल कंपनी का जो मेन मोटिव ये होता था कि भाई अगर हमें दूसरी कंट्री में अपना जो प्रोडक्शन है वो ट्रांस एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए भाई बच्चों इसमें कुछ टैक्सेस लग जाते थे, जिससे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती थी वो क्या हो जाती थी, हाई हो जाती थी। ठीक है बच्चों, तो इसी को रोकने के लिए क्या किया कि भाई जैसे हमारी इंडिया की कंपनी है और अमेरिका की जो कंपनी है,
तो अमेरिका वाले सोच रहे हैं, मतलब अमेरिका की जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो अमेरिका में ज़्यादा आ रही है, ठीक है, जो कि इंडिया में सप्लाई करने के लिए जो आइटम है वो इंडिया में जो सप्लाई किया जा रहा है उसकी कॉस्ट इंडिया तक जाते जाते हाई हो जाती है। तो अमेरिका ने क्या किया कि भाई अपनी फैक्ट्रीज जो है उसका सेटअप कहाँ पे लगा दिया, इंडिया में ही लगा दिया। यहाँ पे इसके लेबर भी चीपर रेट पे मिल जाते हैं और प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होती है वो भी लो रहती है। तो इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनी का बढ़ावा देखा गया है दूसरी कंट्रीज़ में। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर कर रही है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। द मनी स्पेंट इन द परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कि भाई जो हम मनी खर्च कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ज़मीन पर, बिल्डिंग पे, मशीन पे और अदर इक्विपमेंट्स पे, उनको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो दूसरी देश की कंपनी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चे, समझ गए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, भाई दूसरे देश की कंपनियां अगर हमारे देश में आकर के इन्वेस्ट करेगी तो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है। अब बाई partnering with local companies, using local companies for supplies and competing closely with local companies or purchasing them, multinational companies are impacting production at remote locations। तो मीनिंग क्या है कि भाई जो स्थानीय कंपनी के साथ में जो पार्टनरशिप करके जो मल्टीनेशनल कंपनी अपना काम स्टार्ट करती है वो क्या करती हैं कि भाई पूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करती हैं और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद के बहुराष्ट्रीय कंपनी दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज। तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों का आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। आगे क्या लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अट्रैक्टेड टू इंडिया ड्यू टू बिजनेस इंटरेस्ट। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में आई थी वो किस लिए आई थी इंडिया में? वो व्यापार करने के लिए तो आई थी, तो उनका इंटरेस्ट था इंडिया में व्यापार करने का, तो इसलिए वो कंपनी हमारे इंडिया में आई थी। आगे देखते हैं। In fact, foreign trade provides an opportunity for producers to reach markets outside their country's markets। कि भाई वास्तव में विदेशी व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन कनेक्टिंग और इंटीग्रेटिंग द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। कि भाई विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने में एकीकरण के रूप में सहायता करता है। चलिए बच्चों, एक हमें यहाँ पर नीचे वर्कशीट में एक केस स्टडी दिया है, उस केस स्टडी को हम पढ़ लेते हैं क्या दिया है। देखो, द होंडा कंपनी एस्टैब्लिश्ड द हीरो होंडा कंपनी ऑन 19 जनवरी 1984 in Gurgaon, Haryana, in association with Hero Group founder ब्रिज मोहन लाल मुंजल। तो भाई इसमें बताया है कि भाई होंडा कंपनी ने 19 जनवरी 1984 में गुड़गांव, जो कि हरियाणा में है, हीरो समूह के साथ संस्थापक ब्रज मोहन लाल मुंजल के साथ में मिलकर हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की। होंडा कंपनी जो कि जापानीज़ कंपनी है, वो हीरो कंपनी के साथ में उन्होंने एक कंबाइंड कंपनी बनाई हीरो होंडा, जो कि 1984 में बनाई गई और ये इस्टेब्लिश हुई गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ पर है बच्चों? हरियाणा में। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है।
started this company by investing 2.8 बिलियन यूएस डॉलर। कि भाई जो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी वो 2.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर के निवेश से स्टार्ट हुई थी। आगे देखते हैं। इन 2010 द कंपनी सोल्ड नियरली 4.5 मिलियन टू व्हीलर्स इन इंडिया। 2010 में कंपनी ने 45 लाख दो पहिया वाहन को भारत में बेचा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। अकाउंटिंग फॉर अबाउट 48% ऑफ इंडियाज रैपिडली ग्रोइंग मार्केट। कि भाई इसमें बताया है कि भाई जो बाजार का जो 48% जो था भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। 48% जो मार्केट बढ़ी इंडिया में उस टाइम 45 लाख बाइकों को बेचने के बाद। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन 2014 होंडा सोल्ड इट्स शेयर टू हीरो ग्रुप। 2014 में होंडा ने अपने शेयर को इस समूह को बेच दिया। तो आज की वर्कशीट हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे।